नमस्कार सभी दर्शक गणों को। डॉक्टर जय जोशी दूसरे दिन तीसरे एपिसोड में ये वेब सीरीज जो हेल्थ रिलेटेड है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल शाम को बहुत सारी क्वेरीज आई है और जैसे मैंने बताया वैसे ये सारे उपाय एवं योगिक क्रियाओं के लिए ये क्वेरीज आई है। मैं आपको आज प्रार्थना के बाद वापस एक अनुरोध करूंगा, उसको अवश्य आप सुने। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सुबह सुबह में भी छुट्टियों के दिन दौरान मेरी बातों को अनुसरण किया जा रहा है और लोग सुबह सुबह में भी जुड़ रहे हैं। जैसे ही हमारे पास थोड़े और लोग हो जाते हैं तो हम प्रार्थना की शुरुआत कर देंगे। शायद अभी कर देनी चाहिए। जिस तरह से लोग आ रहे हैं उस तरह से हम लोगों को प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग मेरा अनुसरण करें। दोनों हाथों को जोड़ लेना है और एक लंबी गहरी सांस लेकर आंखों को बंद कर देना है। और अगर ये मंत्र आपको आता है तो साथ में बोलेंगे, नहीं तो मुझे सुनेंगे। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं महाद्युत्यं तमोरिं सर्वपापाद्यं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम राम रोम ह्रीं सः सूर्याय नमः। सूर्य वंदन। आप ये बात को जानते होंगे कि सूर्य देव जो है वो स्वास्थ्यप्रद देव है। इसीलिए पाश्व संस्कृति के अंदर हमने देखा गया है कि किसी भी इंसान से अगर हम मिले तो उसको सुबह सुबह में गुड मॉर्निंग कहा जाता है। क्यों उसको गुड मॉर्निंग कहा जाता है? क्योंकि उनकी मॉर्निंग्स कभी गुड नहीं होती है, कभी कभी गुड होती है। उसका कारण ये है कि वहां पे सूर्य निरंतर रूप से प्रकट नहीं होते। सूर्यदेव वहां पे प्रकट होने में उनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। मतलब उनको कभी कभी तो ऐसे प्रदेश है यूरोप कंट्रीज के अंदर जहाँ पे तीनों मौसम का लुत्फ एक ही दिन में आप उठा सकते हो। और अच्छा दिन मतलब अच्छा वातावरण। अच्छा वातावरण मिलता है तो वो लोग एक दूसरे को अभिवादित करते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह। तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमें जब भी किसी को यहाँ पे अभिवादित करना होता है तो हम नमस्कार से अभिवादित करते हैं, नमस्ते से अभिवादित करते हैं, या फिर अगर सुबह सुबह में किसी को मिल लिया गया तो उसको हम किसी भगवान के नाम से अभिवादित करते हैं, या फिर हम उसको सुप्रभात, जो हमने वहाँ पार्श्व संस्कृति का अनुकरण करके इसको सीखा है। तो ये बात से हम बात को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली की ओर जाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है और आपके सामने ये बताने में भी बड़ा आनंद हो रहा है कि कल हमारे साथ टोटल 953 अक्रॉस द ग्लोब लोग जुड़े थे। शाम की बात कर रहा हूँ। सुबह में 77 और शाम को 953 लोग। बहुत बढ़िया लग रहा है ये चीज़ को सुन के कि हमारे ये वीडियो से बहुत सारे लोग लाभवंत हो रहे हैं और काफ़ी लोग अभी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको एक के बाद एक हम लोग ये जो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखे हैं वो प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और वो सॉल्यूशन लेने के बाद में मैं आपको अगर समय बचता है तो अभी योग निद्रा बताऊंगा, नहीं तो शाम को योग निद्रा बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न हमारे पास काफ़ी सारे हैं। तो एक के बाद एक प्रश्न को देखें। सबसे पहला प्रश्न है सतीश पटेल विद्यानगर से। सतीश जी पूछ रहे हैं कि तजा गर्मी के लिए उपाय बताएं। तजा गर्मी मतलब क्या? तजा गर्मी मतलब प्रस्पिरेशन होना, हाथों और पाँव में गर्मी होना और ऐसे ही बैठे बैठे उसके अंदर से पसीना आ जाना।
जहां हाथों में और पाँव में पसीना आ जाता है। तो त्वचा गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा उपाय जो है वो तरबूज का रस होता है। अभी तरबूज मिल रहे हैं मार्केट में, आप तरबूज ले आएं। तरबूज को अच्छे से उसको काट के उसके बीज निकाल के, सफेद बीज भी बचने नहीं चाहिए, काले एवं सफेद दोनों बीजों को निकाल देना है। निकालने के बाद उसको अच्छे से जूस बना देना है और 40 ml जूस के अंदर 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डाल के पीना है। दूसरा उपाय, काली मिर्च को घी के अंदर अच्छे से मिला के उसको चाटना है। तो उससे भी आपके त्वचा गर्मी के प्रॉब्लम को आप निजात पा पाए। अच्छा लग रहा है, सभी मित्र लोग बंधुगण सब जुड़ रहे हैं और जुड़े, सभी लोग आए और लाभवंत हो। दूसरा प्रश्न है नवीन जोशी, उनकी बेटी जो नोएडा में है उनके लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। उनकी बेटी को बलगम है और बलगम में एक बार खून आया था और उसके बाद खून नहीं आया है और सर दर्द रहता है। तो देखिए, ये चीज को अच्छे से जान ले कि जब भी बलगम जमा हो जाता है, ये सीजन वैसे देखने जाए ना तो पोलॉन्स की सीजन है। पोलॉन्स की सीजन का मतलब है जिन जिन को पोलॉन्स की एलर्जी होती है उनको भी अभी सर्दी होने के चांसेस है। तो आप बेफिजूल में घबरा के अपने शरीर के अंदर कोविड-19 का वायरस पाल ना ले। आप सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा करवाएं और देखें कि आपको क्या परिस्थिति आपके शरीर की है। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि अगर आपको बलगम हुआ है तो बलगम को रिमूव करने के लिए, बलगम को हटाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय आपको काम लगेंगे। जैसे कल शाम को मैंने अदरक की चाय बताई थी, उस अदरक की चाय के अंदर 2-3 और द्रव्य पड़ेंगे और वो चाय आपके लिए उपयोगी साबित हो जाएगी। जैसे अदरक मतलब सूखी हुई अदरक को हम सौंठ बोलेंगे। तो अदरक अगर आपको ताज़ा नहीं मिल पाता है, अगर ताज़ा अदरक मिल जाता है तो 10 ग्राम अदरक लेना है और उसको कद्दूकस करके पानी के अंदर डालना है। अगर आपको ताज़ा अदरक नहीं मिला किसी कारणवश तो आप सौंठ को ले सकते हैं। सौंठ 1 चम्मच लेनी है, 1 गिलास पानी लेना है और फिर उसके अंदर आपको उबालना है। 1/4 गिलास बच जाए तब तक उसको उबालना है। उबालने के बाद में उसके अंदर जीरा पाउडर और उसके अंदर हल्दी पाउडर आधी आधी चम्मच डालनी है। अच्छे से उसको मिला लेना है और गुनगुना पी लेना है। बहुत ही अच्छा रिएक्शन आएगा। और जिनको बलगम के साथ खांसी भी हो रखी है वो जो सौंठ उबालने के समय उसके अंदर आधी चम्मच अजवाइन डाल दें और फिर अजवाइन जैसे डालते हैं तो उसको छानना पड़ेगा। छानने के बाद उसके अंदर जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल लें आधा आधा चम्मच और इस प्रकार से आपका काढ़ा बन के तैयार हो जाता है। ये रोज सुबह इसका सेवन करें और रोज दोपहर इसका सेवन करें और रोज शाम इसका सेवन करें। ये सेवन करने से आपका बलगम आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसके उपरांत अगर किसी औषध की या चिकित्सा की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो कल मैंने बताया था त्रिकटु चूर्ण जो आता है उसको शहद के साथ चाटने से आपके बलगम एवं सर्दी के जो भी समस्याएं हैं वो सारी शरीर के अंदर से चली जाएगी। और त्रिकटु चूर्ण का दूसरा प्रभाव शरीर पे ये है कि आपके शरीर में ऑटोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो पूरी बढ़ जाएगी और इम्यून सिस्टम आपका सुदृढ़ बन जाएगा। तो आपको ये 2 चीज के अलावा भी अगर आपको लगता है कि बलगम के अंदर आपको खून आ रहा है, अभी खून जो होता है वो समझ लीजिए पहली बात तो कि जब भी बलगम हो जाता है वो जम जाता है तो छोटी छोटी हमारी कोशिकाएं होती है। वो कोशिकाएं जब भी हम खांसते हैं या फिर थू करके ऐसे जब भी बलगम को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो डैमेज हो जाती है। वो कोशिकाएं वापस रिपेयर होके हमारा इम्यून सिस्टम उसको वापस रिपेयर कर देता है क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम रिपेयर के ऊपर बहुत ही काम करता है। तो माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स के अंदर वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन वो जो डैमेज हुआ है उसमें से थोड़ा सा खून बलगम के साथ चिपक के बाहर आता है। तो वो जब भी बाहर आता है तो आप चिंतित हो जाते हो कि मुझे बलगम में से खून निकल आया है और मुझे कोई बड़ी समस्या होने वाली है या फिर हो गई है।
तो ये ऐसी चिंता एक बार खून निकलने से या 2 बार खून निकलने से ऐसी चिंता करने का कोई विषय नहीं होता है। तो आपको ये बात खास ध्यान रखनी है कि आप चिंतित ना हो। और वासारिष्ट नाम का औषध आपको किसी भी फार्मेसी का मिल जाएगा। आप वासारिष्ट नाम का औषध आप किसी भी फार्मेसी से ले आइए या फिर हमसे भी आप ले सकते हैं। हमारे पास आपके नाड़ी के ऊपर से आपको आपकी औषधि बना के दी जाती है, तो उसके हिसाब से आपको आपका औषधि मिलता है, तो वो ज़्यादा गुणकारी रहता है क्योंकि आपके दोषों के हिसाब से आपका औषधि बनता है। तो ये आप ले सकते हैं वासारिष्ट। वासारिष्ट का जो डोज है, अगर खून निकल रहा है तो 6 चम्मच का डोज लेना है। अगर बहुत खांसी है तो 6 चम्मच का डोज लेना है। अगर बलगम ज़्यादा है और अगर गीली बलगम है, सूखी बलगम है, तो भी आपको 6 चम्मच का डोज लेना है। लेकिन अगर बलगम नहीं है और अकेली खांसी है तो 4 चम्मच का डोज लेना है। और ये जो भी चम्मच ले रहे हैं वो चम्मच के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि उतनी ही मात्रा में पानी उसके अंदर डालना है और इसको भोजन के पश्चात लेना होता है। भोजन से पहले इसको नहीं लिया जाता और भोजन के तुरंत पश्चात इसको ले लेना है। तो ये आपके लिए बड़ा ही उपयोग रहेगा। नवीन जी, मैं आशा रखता हूँ कि आपकी समस्या का मैंने हल दे दिया है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे वापस मैसेज कर सकते हैं। आगे के प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको वापस, काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं तो मैं वापस सभी लोगों को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि आपको जो भी प्रकार के प्रॉब्लम है और आपको जो भी प्रकार के सॉल्यूशंस लेने हैं, वो आपके जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को मेरे ये वाले वीडियो के नीचे डालें। कृपया करके मुझे व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज ना डालें क्योंकि बहुत कंपाइलेशन करना पड़ता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, जैसे मुझे आज तजा गर्मी के 9 प्रश्न आए हुए हैं, तो 9 प्रश्न मात्र और मात्र तजा गर्मी के ही है। तो एक ही प्रश्न अगर आपने देखा कि मेरा प्रश्न ये वीडियो के नीचे रखा हुआ है, तो फिर आपको वापस वही प्रश्न रखने की कसरत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप कृपया करके, और मुझे भी मॉनिटरिंग में बड़ा आसानी रहेगा, एक ही वीडियो के नीचे से सारे प्रश्नों को बटोर के उसके उत्तर देने होते हैं। तो मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके ये वीडियो के नीचे ही प्रश्न पूछें। फिर भी अगर आप नहीं माने और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या फिर मैसेंजर के ऊपर भी प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बंधा हुआ हूँ और अभी जैसे दे रहा हूँ वैसे दूंगा ही दूंगा। कैसा जा रहा है आपका सुबह? आशा रखता हूँ सभी का सुबह अच्छा जा रहा है और सभी नहा धो के स्नान आदि और शौचादि क्रिया करके बैठे हुए हैं। जैसे कल मैंने बताया, अगर आप स्नानादि और शौचादि क्रिया करने के बाद ये सेशन में बैठते हैं तो आपके 50% सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही नाश हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया है। चलिए आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं क्योंकि आज दूसरा भी आपको इम्पोर्टेंट सारी बातें बतानी है, योगासन वगैरह भी बताने हैं। जैसे ये बलगम वाला प्रश्न भी रिपीट हुआ है, बलगम वाले प्रश्न में सर्दी वाला प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो उस सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दे चुका। तो एक के बाद एक 12 और 13 और 14 प्रश्न तो मात्र और मात्र बलगम के ऊपर ही है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। हीरल रघुवंशी हमको पूछ रहे हैं, हीरल रघुवंशी हमको पूछ रहे हैं कि 7 महीने का उनका बालक है और वो रोजाना उसको बीट रूट का जूस पिलाते हैं। तो हीरल बहन, आप बीट रूट का जूस बेशक बच्चे को पिला सकते हैं। 7 महीने की जो बच्चा होता है उसको हम लोग कोई भी प्रकार के जूस पिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पिला सकते, लेकिन आप कितनी मात्रा में पिलाते हैं वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप उसको 5 ml से 10 ml तक ही पिला सकते हैं। अगर आप, ये दूसरी बात आपको बता दूं, साथ साथ में ही ये बात दूसरे एक भाई साहब ने पूछा है कि स्वरस को कैसे पिया जाए, तो वो प्रश्न का भी आपका समाधान यहाँ पे मिल ही जाएगा। स्वरस मतलब रस को निकालने के बाद, किसी भी चीज को रस निकालने के बाद उसको पीना। पहली बात, स्वरस जो होता है
वो 20 मिनट के अंदर कंज्यूम कर लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, नहीं तो वो विष बन जाता है, ग्राह्य पद नहीं रहता, उसको फिर पी नहीं सकते। तो ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में डाल लें कि स्वरस जो है वो 20 मिनट के अंदर ही पी लेना है। और दूसरा, स्वरस अभी जब भी आप निकालते हैं तो निकालने की जो पद्धति है वो पद्धति अच्छे से जानिए। पहले तो स्वरस को कद्दूकस कर लेना है, किसी भी चीज को कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस कर लेने के बाद में उसको अच्छे कॉटन के कपड़े में डाल के निचोड़ना है। जैसे आप निचोड़ेंगे तो उसके अंदर से रस निकलेगा, और वो जो रस निकलेगा उस रस को ही सेवन करना है। किसी भी चीज के अंदर आपको ध्यान रखे पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। अगर पानी ऐड कर लिया या दूसरा किसी रस को ऐड कर लिया तो वो रस की गुणधर्म बदल जाता है। तो कोई भी स्वरस आप ले तो वो संपूर्ण रूप से उसी का संपान होना चाहिए। जैसे बीट रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बीट रूट का जो संपान होता है वो होता है काली मिर्च। तो बीट रूट जब भी पिलाए तो 5 ml से 10 ml हीरल बहन आपके बच्चे को पिला सकते हैं जो 7 महीने का है, और उसके अंदर एक चुटकी आप काली मिर्च पीसी हुई डाल सकते हैं और अच्छे से मिला के उसको पिला सकते हैं। और उनका दूसरा प्रश्न ये है, और ये प्रश्न काफी सारे लोगों ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पे डाल के रखा है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखने भी जाऊं, क्योंकि मैं गिन नहीं पा रहा हूं कितने मैसेजेस है, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों ने मुझे ये बात पूछी है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप सभी पहले तो एक बात समझ लें कि आपको अच्छे से भोजन करना है, समय से भोजन करना है, बहुत सारा पानी पीना है। बहुत सारा पानी मतलब एक एडल्ट को 3.5 लीटर पानी दिन का पीना चाहिए। तो 3.5 लीटर कम से कम पानी पिए, उससे ज्यादा पानी नहीं पीना है। और कई कई लोग क्या करते हैं कि उठने के बाद तुरंत पानी पीते हैं, तो ये ना करें। ये करने से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। आप उठने के तुरंत बासी मुंह जो पानी पीते हैं उस क्रिया को आयुर्वेद के अंदर उषापान कहा गया है। उषापान करना बहुत ही अच्छा कार्य है, लेकिन उषापान के पश्चात उसका दूसरा कर्म होता है, और उस कर्म को कहते हैं वमन क्रिया। वमन क्रिया का मतलब ये है कि उषापान का पानी हमने पिया जो गुनगुना रहता है, उसके अंदर हल्दी वगैरह भी डाल के पी जा सकते हैं। जैसे रोग होते हैं वैसा उषापान होता है। लेकिन अगर सादे से कोई रोग नहीं हुआ और ऐसे ही उषापान की क्रिया करनी है तो आप पानी पिए और गुनगुना पानी पिए, और उसके बाद तत्पश्चात जब भी आप दातुन करने जाते हैं तो दातुन करने के समय आपको वमन क्रिया मतलब जो पानी पिया हुआ है वो सारा विष लेकर उल्टी के दौरान बाहर निकालना है। अगर ये क्रिया आप करने के लिए सक्षम नहीं है, ये क्रिया आपको शूट नहीं करती है, तो आप कृपया करके उषापान भी ना करें। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा अमृत रसायन जो हम बनाते हैं वो पी सकते हैं। आप अमृत रसायन पीने के बाद में या खाने के बाद में आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा जनरेट होती है जो आपके ऑटो इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ बना देती है। च्यवनप्राश काफ़ी सारे बाजार में दूसरी फार्मेसी के भी मिलते हैं, वो भी आप पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको च्यवनप्राश खाने का मैं आपको प्रावधान देता हूं, लेकिन वहाँ पे आपको शुगर फ्री च्यवनप्राश लेना बहुत ही आवश्यक है। काफ़ी सारे मार्केट में शुगर फ्री च्यवनप्राश मिलते हैं, वो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर उसको देख लो आप खाने से पहले, शुगर फ्री खाने के समय आपको अगर मीठा लगता है तो उसके अंदर कोई भी मीठी तत्व डाली हुई होगी। च्यवनप्राश वैसे तो खटमिठा होता है, लेकिन अगर ये मीठा लगता है, जो च्यवनप्राश शुगर फ्री है, डायबिटीज वालों के लिए खास तौर पे बता रहा हूँ, तो ध्यान रखें वो च्यवनप्राश ना, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मीठी चीज़ डाली होगी, जिसे शुगर फ्री बोलते हैं, टैबलेट्स आती है वो, या फिर शुगर फ्री सब्सटेंसेस डाले होते हैं, तो वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो वो कृपया ना लें। आप जब भी शुगर फ्री ऑप्ट करते हैं तो देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वो थोड़ा खट्टा ही होगा, तो वैसा च्यवनप्राश आप खा सकते हैं।
तो इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि च्यवनप्राश से आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बढ़ सकती है। रोज सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश खाने के बाद आप 1 घंटे तक कुछ खाए कुछ पिए नहीं, और बाद में आपकी इम्यूनिटी सुदृढ़ बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा लोगों के प्रश्न तो यहाँ पे ही समाप्त हो जाते हैं। अभी हम भावना बेन भरूच से हमें पूछ रहे हैं कि बेली फैट कम करने के आसन और उपाय बताएं। तो पहले तो भावना बेन नमस्कार। आप मैं आपको जो बेली फैट मतलब पेट की चर्बी निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक प्राणायाम बताऊंगा। वो प्राणायाम आप रोजाना करें, और इस प्राणायाम को करने की जो टेक्निक है वो टेक्निक आप देख लें। अभी उसी टेक्निक से इस प्राणायाम को करना है, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को ये प्राणायाम गलत तौर पे करते देखा हुआ है। उसको कपाल भाती प्राणायाम कहते हैं। कपाल भाती प्राणायाम करने के दौरान आपको ये जो प्रेशर यहाँ पे आपको ये जो एब्डोमिनल एरिया के ऊपर वाला जो भाग होता है हमारा, यहाँ पे आपको प्रेशराइज होना होता है। कई लोग कंधे को हिला लेते हैं, कई लोग गर्दन को हिला लेते हैं, कई लोग नाक को हिला लेते हैं, कई लोग पूरे हिलते हैं। इस तरह से ये प्राणायाम नहीं होता है। तो इसको अच्छे से देखें, करना कैसे है। आपने देखा कि मैं हर बार किसी भी प्राणायाम का जब भी सेवन करता हूँ तो एक अच्छी सी बड़ी स्मित मुख पे रखता हूँ। आप भी रखें। इससे क्या होता है, शरीर प्रसन्न होता है। जब भी प्राणायाम करते हैं तो भावात्मक रूप से आपके शरीर को प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए आपका शरीर और स्वस्थ बन जाता है। तो ये बात को ध्यान रखना है। दूसरा, आपने देखा कि कैसे ये स्ट्रोक्स लग रहे हैं। ये स्ट्रोक्स को इसी तरह से लगाना है, ये ध्यान से आपको करना है। आप कभी भी गलत सलत फेफड़ों को फुला के, कभी भी कमर के पीछे और भार देकर ये नहीं करना है, नहीं तो कमर दर्द वाले रोगियों का कमर दर्द बढ़ जाता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें। दूसरा, कई कई लोग मेरे पास, कई योग साधक जब भी मेरे पास आते हैं तभी वो दूसरे कहीं जगह से योग जो सीखे होते हैं, तो उनको ऐसे उनको इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आप 200 बार कपालभाति करें, 300 बार कपालभाति करें। नहीं, देखिए, ध्यान से समझे, कपालभाति आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना होता है। मर्यादा आपके शरीर को जानने की होती है। जब भी आपको थकावट महसूस होती है, कपालभाति बंद कर देना होता है। चाहे वो 50 स्ट्रोक हुए हो या चाहे वो 40 स्ट्रोक हुए हो, उसको गिनना नहीं है। आपको बिना कॉन्शियस हुए इस प्राणायाम को करना है। दूसरा, आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन करने की जो मेथड है, वो मेथड आपको पैरों को सीधा कर देना है और आपके हाथों को, आपके हथेलियों को घुटनों पे रख देना है और दंडासन की स्थिति में ऐसे रहना है। शरीर को एकदम सीधा रखना है और शरीर को सीधा रखने के बाद सांसों को ऊपर लेना है इस तरह से, और हाथों को भी ऊपर लेना है। अंगूठे को पकड़ लेना है और सर को नीचे कर, फिर जितना हो सके उतना आप नीचे रहें और फिर आपको वापस नीचे आ जाना है। तीसरा जो मेथड है वो आपको भूनमनासन कहते हैं। इसको वज्रासन की पोजीशन में बैठना है। जहां वज्रासन की पोजीशन में आप बैठते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर जो है वो दोनों पैर इस तरह से पीछे से जुड़े हुए और ऐसे रखें। दोनों पैरों को अच्छे से सटा के रखना है और फिर आपका नितंब का जो भाग होता है वो पैरों के अंदर दबा देना होता है। दोनों हाथ को, अगर स्त्री हुई तो उनको राइट से लेफ्ट पकड़ना है और अगर पुरुष हुआ तो लेफ्ट से राइट पकड़ना है। इस तरह से पकड़ना है। पीछे की साइड से पकड़ लें
और गहरी सांस लेकर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है और नीचे फिर सामान्य श्वासोश्वास की क्रिया रहेगी। ध्यान रहे कि जब भी आप नीचे जाते हैं तभी नितंब का एरिया ऊपर नहीं आना चाहिए, और अगर आपके भाल जमीन के ऊपर टच नहीं हो रहे हैं तो चिंता का विषय नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। इससे और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी आपका बेली कम होता जाएगा और आप नीचे जाएंगे। आशा रखता हूं कि ये आसन जो मैंने अभी बताए और ये जो प्राणायाम अभी बताए वो भावना में आपको उपयोगी होंगे। और दूसरा एक उपाय है, उपाय जो है वो तुकमरिया का उपाय है। आपको एक आधा चम्मच तुकमरिया रात को भिगो देना है, 12 घंटे भिगो के रखना है। 12 घंटे भिगोने के बाद में उसी पानी के अंदर आपको 1 चम्मच जीरा डाल लेना है, और जीरा डालने के बाद उसको क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद उसको पी लेना है। रोज सुबह खाली पेट ये चीज करने से आपका जो एडिपोज टिश्यूज कलेक्ट होते हैं शरीर के अंदर, जिसको चर्बी कहते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाएगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आगे के प्रश्न पे देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है। अच्छा, बेली फैट वाले भी काफी सारे प्रश्न आए हुए हैं। मुझे व्हाट्सएप पे 6 लोगों ने बेली फैट के बारे में पूछा था। आशा रखता हूँ कि ये 6 के 6 लोगों का बेली फैट वाला भी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया है। मैं आगे के प्रश्न पे जाता हूँ। पूर्वी भीमानी हमें पूछ रहे हैं कि आई केयर और गुड आई साइट के लिए क्या करें। आई केयर बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट है। इसके लिए एक आंखों की एक्सरसाइज है जिसे त्राटक का स्वरूप भी कहा जा सकता है। पूर्ण रूप से इसको त्राटक नहीं कहेंगे। करना क्या है, आपके अंगूठे को इस तरह से सामने रखना है और अंगूठे के नाखून के ऊपर आपको दोनों आंखों का दृष्टि को केंद्रित करना है। जैसे ही आंखों की दृष्टि को केंद्रित कर लिया, फिर धीरे 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 अंगूठे को हटाना है। और देखिए, गर्दन मेरी हिल नहीं रही है, मेरी आंखें हिल रही है। जहां तक आप ले जा सके और आपको अंगूठे का नाखून दिखे वहां तक आपको जाना है, और फिर धीरे 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 वापस आना है। इस क्रिया में ध्यान रखना है, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे करना है। इसी तरह से इस साइड जाएं और फिर सीधे हो जाएं। इस तरह से आप आंखों की पुतलियों को हिला भी सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ऐसा नहीं, पूरी तो पसीना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपकी आंखों की पुतलियों को भी गोल घुमा सकते हैं। तो ये 2 आंखों की एक्सरसाइज हो गई। और इसके अलावा आप एलोवेरा जेल का पैड मिलता है, उस पैड को आप अच्छे से फ्रिज के चिलर के अंदर रख दीजिए। 5 मिनट चिलर के अंदर रखने के बाद में वो ठंडा हो गया होगा, तो फिर आपको आंखों पे बांध देना है और 20 मिनट तक उसको रखे रखना है। उससे भी आपकी आंखों को जो थकान लगी हुई होती है वो निकल जाती है। तीसरा, आप पीने का पानी कुल्ला भर ले अच्छे से करके और खुले नल को छोड़ दे और पानी को लेकर आप स्प्लैश करें, खुली आंख से बंद आंख से, खुली आंख से बंद आंख से। तो इससे भी आंखों का तेज बढ़ता है। चौथा, आप रात को त्रिफला को भिगो दे। त्रिफला को भिगोने के बाद में सुबह उसको कपड़छन, कपड़छन का मतलब है कॉटन के कपड़े से उसको छान ले। यहाँ छन्नी का उपयोग नहीं करना है, ध्यान रहे कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए। समय हमारा आज समाप्त हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग शाम को योग निद्रा के बारे में सीखेंगे। अभी ये जो प्रश्न है वो सारे खत्म कर। तो कपड़े से उसको छान लेना है। छानने के बाद जैसे मैंने बताया कुल्ला वाला, वो कुल्ला भर लेना है और त्रिफला का पानी आपको आचमन में लेकर छांटना है। इस तरह से आप छांटे, खुली आंख और बंद आंख।
तो इससे आपकी आई साइट बहुत ही अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अच्छा आएगा। और रोज रात को हम लोग नेत्र रस करके एक औषध बनाते हैं जो रस चिंतामणि में से बनाते हैं, और वो बहुत ही आंखों के लिए उपयोगी रहता है। तो नेत्र रस भी आप डाल सकते हैं और नेत्र रस का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग आई क्लींजनिंग ड्रॉप्स मिलते हैं। किसी भी आई ड्रॉप्स को आंख में डालने से पहले पुष्टि कर ले कि वो आंखों में दूसरा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, और ध्यान रहे कि वो स्टीरॉयडियल ना हो, क्योंकि आंखों के ड्रॉप्स काफी सारे जो मार्केट में मिलते हैं वो स्टीरॉयडियल्स ही होते हैं। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। पेशाब बाहर बाहर आने का बहुत सारे मुझे प्रश्न मिले हैं आज। 12 लोगों ने मुझे पेशाब के बारे में ही पूछा है कि घड़ी घड़ी उनको पेशाब आ रहा है। तो देखिए, पेशाब का जो नियंत्रण है उसको मूत्रकृच कहते हैं। अगर पेशाब आपका रुक जाता है और रुक रुक के आता है तो आपको ध्यान रखना है, पेशाब को अच्छे से पास बाय करने के लिए एक घरेलू उपाय है, उस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। उस उपाय से अगर आपका प्रश्न हल हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, नहीं तो फिर उसके लिए आपको औषधीय चिकित्सा के अंदर जाना पड़ता है। और आपको अभी मैं मूल बंध सिखाऊंगा। मूल बंध की क्रिया जो होती है वो भी पेशाब की समस्याओं में से आपको निजात दे सकती है। सबसे पहले क्रिया देखेंगे। क्रिया इसमें एक ऐसा है कि इसकी अनुभूति करनी है। मैं आपको प्रत्यक्ष भाव से इसको दिखा नहीं पाऊंगा, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको जब भी पेशाब आता है और कई जगह ऐसी होती है कि जहां आप जा नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, उसको रोक के रखते हो। तो रोक के रखने के लिए आपके जेनिटल्स को आप खींच के रखते हो ऊपर की साइड। इसी तरह से ये मूल बंध को किया जाता है। करना कैसे है, एक गहरी सांस लेनी है और फिर रोक लेना है और जेनिटल्स को ऊपर खींचना है। इस तरह से उसको छोड़ देना है। ऐसा 3-4 बार ये मूल बंध की क्रिया करने से आपके शरीर के अंदर पेशाब की समस्याओं का हल मिल जाता है। दूसरा उपाय जो है वो बहुत ही साधारण और सरल उपाय है। आपने साजी खार नाम सुना होगा। साजी खार एक ऐसा खार है, एक ऐसा सोडा है जो आपके पेशाब को छूट से पास कर देता है, लेकिन इसको छाछ में मिला के पीना है। छाछ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि छाछ 2 दिन पुरानी हो, मतलब बासी छाछ यूज करनी है। ध्यान रहे, जो किडनी पेशेंट्स है उसको ये नहीं करना। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको खाली मूत्र कुछ, ठीक है। छाछ को आप सेवन कर सकते हैं, खाने के दौरान उसको ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर साजी खार डाल के लेना है। बाकी हमारे पास 5 प्रश्न का पेंडिंग रेशियो है, वो पेंडिंग रेशियो हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे शाम के सेशन के अंदर। अभी पूर्ण मंत्र से ये सेशन को हम खत्म करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए इतने जागरूक है। इसके लिए आपको अभिवादित भी करता हूँ। ऐसे ही जागरूक रहें और आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको भी जागरूक करें। और ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है। आप अपनी गतिविधियों को, आपकी दिनचर्याओं को अच्छे से सुदृढ़ बना सकते हैं। तो रोज सुबह और शाम मेरे से लाइव में जुड़े और आपका जीवन स्वस्थ बनाएं। इसी आशा और इसी इच्छा से हम लोग पूर्ण मंत्र करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 अस्तु। मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। शाम को वापस मिलते हैं योग निद्रा के लिए और बाकी जो 5 प्रश्न बचे हैं उनके लिए। नमस्कार।